जैसे कृष्ण बच्चों, कल हमने प्रबंध के प्राथमिक कार्य थे उनका अध्ययन किया था। आज हम करेंगे प्रबंध के सहायक कार्य। पहले ही बताया था सहायक कार्य कौन से होते हैं, जो कि प्राथमिक कार्यों को करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें प्रबंध के सहायक कार्य कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है निर्णय। निर्णय का अर्थ होता है निर्णय लेना। एक प्रबंधक जब भी व्यावसायिक संस्था में कार्य करता है तो व्यावसायिक संस्था से संबंधित उसे जो भी समस्याएं आती है या फिर जो भी कार्य करता है उससे संबंधित उसे कुछ न कुछ निर्णय लेने होते हैं। तो निर्णय संबंधी जो कार्य किया जाता है उसे निर्णयन कहते हैं। इसमें संस्था में जो भी विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, यह निर्णयन कहलाता है। एक प्रबंधक को उसके सामने जो भी विकल्प होते हैं उस विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन, सर्वोत्तम विकल्प चुनने का निर्णय लेना पड़ता है। तो निर्णय का अर्थ हुआ कि प्रबंधक के सामने जो भी विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चयन करने की प्रक्रिया निर्णयन कहलाती है। निर्णय लेते समय प्रबंधक को यह बहुत ही ध्यान रखना होता है कि उसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वह निर्णय संस्था के अधिक से अधिक पक्ष में हो। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई बार भविष्य को लेकर भी निर्णय किया जा सकता है और भविष्य अनिश्चित होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने वर्तमान में भविष्य को देखते हुए निर्णय लिया था वह उसमें सही हो। तो निर्णय जो है सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रबंधक जहाँ तक हो सकता है वह इस तरह से निर्णय लेने की कोशिश करता है, ऐसे निर्णय लेता है जो कि संस्था के अधिक से अधिक हित में हो। फिर आता है नियुक्तिकरण। आपने प्रबंध का प्राथमिक कार्य संगठन पढ़ा था, जिसमें अपन कर्मचारियों की संख्याओं का निर्धारण करते हैं, उनकी आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं। तो नियुक्तिकरण के अंतर्गत उन व्यक्तियों की जो संख्या आपने निर्धारित की जाती है उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है क्योंकि किसी भी संस्था में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आपने संगठन में जो संख्या निर्धारित कर दी है उन संख्याओं की आप क्या करोगे, नियुक्ति के माध्यम से ही रिक्त पदों को भरा जाता है या कार्य करने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। इसमें मुख्य क्रियाएं होती हैं। जब व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त करने की कुछ प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले आता है भर्ती। आपने देखा होगा अखबार में या उसमें आता है कि उस रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। रिक्त 5 पदों पर भर्ती की 5000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन जो आवेदन आते हैं क्या वो 5000 के आते हैं? नहीं। आपने कई बार देखा होगा वैकेंसी जो आती है वह 1000 की आती है, लेकिन आपके पास जो आवेदन आ जाते हैं वो 50,000 के लगभग या उससे भी अधिक आ जाते हैं। तो आवेदन कोई भी कर सकता है। तो भर्ती के अंतर्गत व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या आमंत्रित किया जाता है ताकि व्यक्ति आकर वहां पर आवेदन दे सके। जब वह भर्ती हो जाती है तो उसमें से फिर वहां पर चयन किया जाता है, योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। जो भी 50,000 आए हैं उन 50,000 में से योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। देखा जाता है कि जिस पद के लिए व्यक्ति की आवश्यकता है या जो योग्यता निर्धारित की गई है उनमें से कौन कौन से व्यक्ति इस योग्यता को निर्धारित करते हैं, फिर उन व्यक्तियों का चयन किया जाता है। चयन करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के बाद जब वो पास हो जाते हैं, साक्षात्कार में जब वो पास हो जाते हैं तो उनको प्रशिक्षण कार्य करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोगों की जब जॉब लग जाती है तो वो कहते हैं अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। ट्रेनिंग पीरियड का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वह व्यक्ति वहां कार्य करने लग जाता है तो लगातार कार्य करता है तो वह उस कार्य में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। फिर जब काफी वर्ष हो जाते हैं अपने कार्य के आधार पर उस व्यक्ति की पदोन्नति की जाती है। पदोन्नति का अर्थ होता है उसको प्रमोशन देना, उसको जो उसका पद है उससे और अधिक उस पद पर उसको नियुक्त करना। पदोन्नति जो डिपेंड करती है वह व्यक्ति के कार्य के आधार पर करती है। तो कार्य के आधार पर ही व्यक्ति क्या करेगा, पदोन्नति प्राप्त करेगा। पदोन्नति के साथ साथ एक और शब्द आता है, वह आता है अवनति। अवनति क्या है? पदोन्नति और पदोन्नति। पदोन्नति मीन्स जब व्यक्ति
उसको कहीं और जगह पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको उसके पद से नीचे का पद दिया जाता है क्योंकि उसका जो कार्य था वह कार्य अच्छा नहीं था। स्थानांतरण, ट्रांसफर, सुना होगा आपने ये सब कि ट्रांसफर कर दिया, उसका ट्रांसफर हो गया। तो व्यक्ति जब एक कार्य से वहां से अवगत हो जाता है तो उसको दूसरे कार्य पर कार्य सिखाने के लिए उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, या फिर एक जगह पर उसका अच्छा परफॉर्मेंस है और जहां पर उसकी आवश्यकता है उसको वहां पर भेज दिया जाता है। तो ये था भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण। इसको आप नियुक्तिकरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं या फिर नियुक्तिकरण की मुख्य क्रियाएं भी कह सकते हैं। अगर आपके प्रश्न आ जाता है नियुक्तिकरण के अंतर्गत उसकी कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं या फिर नियुक्तिकरण की प्रक्रिया बताइए, तो यह आंसर लिखा जा सकता है। फिर आता है तीसरा कार्य, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का अर्थ होता है नए नए विचारों को लाना। नए नए विचारों को लाना। एक प्रबंधक बाजार में निरंतर शोध करता रहता है, ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाता रहता है और अपने व्यवसाय में नए नए परिवर्तन लेके आता है, अपने उत्पाद में नए नए परिवर्तन लाता है ताकि ग्राहक उससे हमेशा जुड़े रहें, उससे अलग न हो और अन्य ग्राहकों की संख्या भी उसमें विद्यमान हो। आपने देखा होगा मोबाइल, सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होते हैं वह मोबाइल में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति नई नई चीज चाहता है। जैसे बैटरी की प्रॉब्लम थी तो अब लंबी बैटरी चलने वाला आ गया, पहले कैमरे की प्रॉब्लम थी तो अब अच्छा कैमरा वाला आ गया। तो ये सब क्या है? ये नव प्रवर्तन है, क्योंकि प्रबंधक को पता है कि ग्राहक हमेशा क्या चाहता है, वस्तु में नयापन चाहता है। तो एक प्रबंधक हमेशा बाजार में शोध करता रहता है, ग्राहकों की रुचियों का पता लगाता रहता है और उसके अनुसार ही अपने उत्पाद में परिवर्तन करता है ताकि संस्था लंबे समय तक अस्तित्व में रह सके। उसके बाद में आता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। एक प्रबंधक जब योजना बनाता है या फिर निर्णय लेता है तो उन निर्णयों से उसको अपने कर्मचारियों को अवगत कराना जरूरी होता है। तो इसलिए वह सूचनाओं को प्रेषित करता है ताकि कर्मचारियों तक जो भी सूचनाएं, चाहे उच्च स्तर की सूचनाएं, वह कर्मचारियों तक पहुंच सके, या कोई परिवर्तन किया है तो वह सूचना संबंधी कर्मचारियों तक पहुंच सके ताकि कर्मचारी उस सूचना से अवगत हो जाए और उसी के अनुसार कार्य कर सके। फिर आता है प्रतिनिधित्व। प्रबंधक अन्य संस्थाओं से जो बाह्य पक्षकार होते हैं उनसे उनके सामने अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार या फिर अन्य कोई भी संस्था होती है जहां पर वह जाता है, मीटिंग वगैरह होती है, वहां पर वह अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। वह उन लोगों को अपनी संस्था की नीतियों से, लक्ष्यों से अवगत कराता है। तो ये थे प्रबंधक के सहायक कार्य। जो प्रबंधक प्राथमिक कार्य तो करता ही है लेकिन साथ साथ प्रबंधक के सहायक कार्य भी करता है। अब आता है आपके नेक्स्ट है कि एक प्रश्न है आपके बुक में कि क्या प्रबंधक सभी प्रबंधक सभी कार्य को समान रूप से समय देते? नहीं, सभी प्रबंधक सभी कार्यों को समान रूप से समय नहीं देते, क्योंकि उच्च स्तर के जो है वह नियोजन को अधिक महत्व देते हैं, नियोजन पर अधिक कार्य करते हैं। मध्य स्तर के जो होते हैं वह योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगे रहते हैं, उन योजनाओं को मध्य स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। तो नियम निर्देशन में इनमें अधिक समय लगाते हैं। जो मध्य निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं वह निम्न स्तरीय प्रबंधक नियंत्रण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण इनमें अधिक समय देते हैं। तो अपने अपने स्तर के अनुसार प्रत्येक प्रबंधक अपने कार्य को उसी अनुसार समय देता है, कोई ज्यादा देता है और कोई कम देता है। जैसे नियोजन मध्य उच्च स्तर जो होगा वह योजनाओं पर अधिक समय देगा और अन्य कार्यों पर समय नहीं देगा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य होता है योजनाएं बनाना। तो जो भी निम्न, उच्च, मध्य और निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं यह अपने कार्य को अलग अलग समय देते हैं, समान रूप से सभी कार्यों को समय नहीं देते। फिर आता है आपका प्रबंधकीय भूमिका। तो एक प्रबंधक एक संस्था में 3 प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। सबसे पहले निभाता है अंतर्वैयक्तिक भूमिका, उसके बाद में निभाता है सूचनात्मक भूमिका और उसके बाद में निभाता है निर्णयात्मक
भूमिका। अब अंतर्व्यक्तिक भूमिका क्या है? संस्था के अंदर निभाई जाने वाली भूमिका। एक प्रबंधक संस्था के अंदर बहुत सी भूमिकाएं निभाता है, जो कि है संस्था अध्यक्ष की, नेता की और संपर्क अधिकारी। संस्था अध्यक्ष होने के नाते वह संस्था के जो भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वह उन पर साइन करता है। नेता की भी भूमिका निभाता है, क्योंकि एक संस्था में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर आते हैं, तो प्रबंधक उन सभी लोगों को एक करता है और उनमें और संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने में सामंजस्य स्थापित करता है। वह व्यक्ति अपने उद्देश्य अलग अलग उद्देश्य लेके आते हैं, उन व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं वह भी अलग अलग होती है। तो प्रबंधक एक नेता के रूप में उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उद्देश्यों और संस्था के उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, ताकि सभी को, उन व्यक्तियों को भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए और संस्था को भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। वह उन लोगों को बताता है, कर्मचारियों को अवगत कराता है कि उनके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पहले संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। जब तक संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती, तब तक कर्मचारी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संपर्क अधिकारी वह अन्य व्यक्तियों के बीच में, कर्मचारियों के मध्य, उच्च अधिकारियों के मध्य में संपर्क स्थापित करता है, उन्हें उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुनता है। ये तो थी अंतर्व्यक्तिक भूमिकाएं, संस्था अध्यक्ष के रूप में, नेता के रूप में और संपर्क अधिकारी के रूप में। अब आती है उसकी सूचनात्मक भूमिकाएं। दूसरी सूचनात्मक भूमिकाएं मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने की भूमिका भी निभाता है। प्रबोधक सबसे पहले ये निभाता है प्रबोधक की भूमिका। प्रबोधक क्या होता है? एक प्रबंधक को कभी भी संस्था में निर्णय लेने संबंधी बहुत सी सूचनाएं एकत्रित करनी होती है, तो जो सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य जो होता है वह प्रबोधक के रूप में करता है। वह अन्य संसाधन, जो भी साधन होते हैं, उन साधनों से व्यवसाय संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करता है। प्रसारक जब वह सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है तो उन सूचनाओं को वह कर्मचारियों को भेजता है, ताकि कर्मचारी भी उन सूचनाओं से अवगत हो सके। जब वह सूचनाओं को भेजता है तो उस समय वह एक प्रसारक की भूमिका निभाता है। प्रवक्ता वह संस्था की नीतियों को अन्य लोगों को बताता है, वह अन्य लोगों के सामने अपनी सूचनाओं को बताता है, नीतियां बताता है। फिर आता है निर्णयात्मक भूमिका। बताइएगा निर्णय क्या है? प्रबंधक का एक प्राथमिक सहायक कार्य है, तो उसमें वह निर्णयात्मक भूमिका, क्योंकि उसको समय समय में निर्णय लेने होते हैं, तो एक निर्णयात्मक भूमिका भी निभाता है। तो जिसमें सबसे पहले आता है उद्यमी। उद्यमी का अर्थ होता है उद्यमी क्या? साहसी। एक प्रबंधक बहुत से बाजार में जो भी अवसर होते हैं, संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं का पता लगाता है, ताकि व्यवसाय को पहले से ही वह जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के आधार पर व्यवसाय में परिवर्तन कर सके, जोखिमों के अवसरों को ढूंढता है। तो इस तरह से वह बाजारों का पता लगाना, जोखिम अवसरों का ढूंढना, यह एक उद्यमी ही कर सकता है, एक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वस्तुओं का किसी भी व्यापार करना यह एक व्यक्ति के वही गुण है, साहसी होने का गुण है, क्योंकि उसमें साहस है तो ही वह व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। तो इस तरह वह एक उद्यमी की बाजार अवसरों का पता लगाकर एक उद्यमी की भूमिका का निर्वाह करता है। फिर आता है उपद्रव निवारक। उपद्रव निवारक एक संस्था में अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह हड़ताल वगैरह करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रबंधक उन लोगों से मिलकर जो भी हड़ताल, दंगे वगैरह होते हैं उनका निवारण करता है। तो उनको निवारण करते समय वह उपद्रव निवारक की भूमिका निभाता है। फिर आता है संसाधन मित्र। आपको बताया था कि एक व्यवसाय में या एक संस्था में दो तरह के संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। तो प्रबंधक की प्रत्येक विभागों की आवश्यकताओं का पता लगाता है और उनमें योग्यता अनुसार संसाधनों का, योग्यता अनुसार और आवश्यकता अनुसार संसाधनों का वितरण करता है। तो इस तरह से वह संसाधन वितरक की भी भूमिका निभाता है। फिर आता है वार्ताकार। तो वार्ताकार में जो एक प्रबंधक होता है वह अपनी व्यवसाय की नीतियों से संबंधित
सरकार को और अन्य पक्षों को बताता है, उनको अवगत करवाता है और जैसे भी गोष्ठियां वगैरह होती है उनमें वह भाग लेता है और वहां पर अपने संस्था का प्रतिनिधित्व कर अपने संस्था के हितों की रक्षा करता है। तो ये था प्रबंधकीय भूमिका के एक प्रबंधक व्यवसाय में या संस्था में कौन कौन सी भूमिका निभाता है। तो 3 तरह की भूमिका निभाता है, अंतर्वैयक्तिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक। उसमें वो अलग अलग तरह की भूमिका निभाता है, जैसे अंतर्वैयक्तिक में संस्था अध्यक्ष, नेता और संपर्क अधिकारी, इन तीनों की भूमिका वह निभाता है। उसके बाद में जब सूचनात्मक भूमिका में प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता की भूमिका वह निभाता है। निर्णयात्मक में उद्यमी, उपद्रव, संसाधन और वितरक और वार्ताकार। इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक जो प्रबंधक होता है वह बहुत तरह की भूमिकाएं निभाता है। तो यहाँ पर प्रबंधक जो होता है किसी भी संस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि वह इस तरह की सारी भूमिकाएं निभाकर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये तो हो गई प्रबंधकीय भूमिका। अब आता है प्रबंधकीय स्तर। एक संस्था में प्रबंध के कितने स्तर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है प्रत्येक संस्था में प्रबंध के 3 स्तर पाए जाते हैं, जैसा कि चार्ट से आप लोग देख ही रहे हो, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये 3 प्रकार के प्रबंध के स्तर पाए जाते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च मतलब जो सबसे ऊंचा होता है, सर्वोत्तम, जो कि योजना बनाता है और व्यवसाय की स्थापना करता है और व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो मुख्य कार्य होते हैं वह करता है। इसमें आता है संचालक मंडल, मतलब व्यवसाय के जो स्वामी होते हैं या स्वामी के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक और मुख्य प्रबंधक। इन व्यक्तियों का कार्य होता है योजनाएं बनाना। यह व्यक्ति जो मुख्य कार्य करते हैं व्यवसाय संबंधी योजनाओं को बनाते हैं। फिर आता है मध्य स्तरीय। मध्य स्तर मतलब बीच में जो कौन है? क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक और संयंत्र प्रबंधक। ये अपने अपने विभाग से संबंधित होते हैं। तो क्षेत्रीय प्रबंधक जैसे आपने सुना ब्रांचेस, हेड ऑफिस होता है और ब्रांचेस होती है। तो प्रत्येक ब्रांच में एक क्षेत्रीय प्रबंधक होता है जो कि वो उस पूरी संस्था का जो ब्रांच है, शाखा है, उस पूरी शाखा का प्रबंध करता है। मंडल प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, प्रत्येक विभाग का एक अलग अलग प्रबंधक बनाया जाता है, जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग, तो इन सब का एक अलग से विभागीय प्रबंधक होता है जो कि अपने विभाग से संबंधित कार्य कर रहा है। संयंत्र प्रबंधक, प्लांट, मशीनें अलग अलग होती है, तो जहाँ पर प्लांट होते हैं प्लांट के लिए भी एक अलग प्रबंधक बना दिया जाता है। फिर आता है निम्न स्तरीय प्रथम पंक्ति स्तर। ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहाँ पर योजनाएं बनाई जाती हैं, यहाँ पर योजनाओं को लागू किया जाता है। और यहाँ पर इस स्तर पर इनका क्रियान्वयन किया जाता है। अनुभाग प्रबंधक, पर्यवेक्षक प्रबंधक, निरीक्षक, फोरमैन, दल नायक, मुख्य लिपिक, खंड प्रभारी, पर्यवेक्षक और लेखाकार, जो कि कर्मचारियों से कार्य करवाते हैं। तो ये जो निम्न स्तरीय होता है यह सीधा कर्मचारियों के संपर्क में होता है। इसका जो संबंध होता है सीधा कर्मचारियों से होता है, यह कर्मचारियों से जुड़े हुए होते हैं। कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है यह उनकी निगरानी में किया जाता है। तो प्रबंध के स्तर पता चल गए। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधक किसी भी व्यवसाय में योजना बनाने का कार्य करते हैं और मध्य स्तर के प्रबंधक उन योजनाओं को लागू करते हैं और निम्न स्तरीय प्रबंधक के द्वारा उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है या फिर कर्मचारी से क्रियान्वित करवाया जाता है। यह आपका जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म। तो इसको आप देख लीजिए। प्रबंध प्रक्रिया, इसका आपने कार्य देखे थे, इसके प्राथमिक कार्य देखे थे, सहायक कार्य देखे थे, उसके
बाद में प्रबंध की भूमिका देखी थी और प्रबंध के स्तर देख लिए। इतना आज के लिए इतने बेटा। अब आप जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, वो अपन आगे वाली क्लास में लेंगे। जय श्री कृष्ण।